नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज का हमारा टॉपिक है बेरोजगारी का बढ़ता संकट। बेरोजगारी देश की ऐसी समस्या बन गई है जिसका न तो समाधान दिखाई पड़ता है, न ही समाधान की कोई सोच ही सामने है। बेकाबू बेरोजगारी सर पर दौड़ रही है और हम यंत्रवत खड़े देख रहे हैं। पिछले महीने यानी अक्टूबर में 55 लाख लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी सिर्फ व्यक्ति के भविष्य को ही बर्बाद नहीं करती, बल्कि उसके आश्रितों, अर्थव्यवस्था और अंत में देश के भविष्य को भी तबाह करती है। यह बाहर से जितना प्रभावित करती है, उससे कहीं ज़्यादा भीतर से खोखला करती है। यह मन मस्तिष्क को तोड़ कर रख देती है। टूटे मन के साथ कोई देश अपनी सदी का कौन सा अंतिम स्वरूप गढ़ेगा, जरा कल्पना कीजिए। यह सच है कि बेरोजगारी का संकट आज का नहीं है, लेकिन बड़ा सच यह है कि आज यह संकट विकराल हो चुका है, जबकि संकट की गंभीरता त्वरित कार्यवाही की मांग करती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस की पहली 3 रपटें बताती हैं कि बेरोजगारी की हालात महामारी से पहले ही गंभीर हो चुकी थी। मई 2019 में, जून 2017, जुलाई 2018 के लिए पीएलएफएस की जब पहली रपट आई तो हंगामा मच गया। बेरोजगारी दर 45 साल के सर्वोच्च स्तर 6.1% पर पहुंच गई थी, जो तथाकथित आर्थिक सुधारों, नोटबंदी और जीएसटी के बाद की थी। पीएलएफएस की बाद की 2 वार्षिक रपटों में बेरोजगारी दर में थोड़ा सुधार जरूर दिखा, और यह जुलाई 2018, जून 2019 के दौरान 5.8%, जुलाई 2019, जून 2020 की अवधि में 4.8% दर्ज की गई थी। भारत जैसे विकासशील देश के लिए बेरोजगारी की इतनी दर भी किसी महामारी से कम नहीं थी, लेकिन कोरोना महामारी से ठीक पहले फरवरी 2020 में बेरोजगारी दर 7.8% चढ़ गई। लोगों ने इसे ऐतिहासिक मान लिया था, लेकिन महामारी के दौरान यह प्रागैतिहासिक बन गई। तब से अब तक बेरोजगारी दर कम से कम ऐतिहासिक स्तर पर बनी हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़े बताते हैं कि पिछले महीने यानी सितंबर में बेरोजगारी दर 6 महीने बाद पहली बार 6.86% के निचले स्तर पर आई थी। उम्मीद जगी थी कि त्योहारी मौसम में अक्टूबर अतिरिक्त रोशनी लेकर आएगा, लेकिन बेरोजगारी दर ने अमावस की रात को और घना कर दिया और यह 7.75% की ऊंचाई पर पहुंच गई। यह स्थिति तब है जब देश में बेरोजगार सिर्फ उसे माना जाता है जिसके पास सप्ताह में 1 घंटे का भी रोजगार नहीं होता। अक्टूबर की बेरोजगारी दर रोजगार बाजार की खस्ताहाली का आईना भी है, क्योंकि बेरोजगारी दर में यह वृद्धि श्रम बाजार में श्रम बल भागीदारी दर LPR घटने के बावजूद हुई है। यह एक खतरनाक रुझान है। सितंबर में श्रम बाजार में श्रम बल भागीदारी 40.7% थी, जो अक्टूबर में घटकर 40.4% हो गई। श्रम बल भागीदारी दर घटने से बेरोजगारी दर नीचे जानी चाहिए थी, क्योंकि बेरोजगारी दर की गणना बाजार में उपलब्ध कुल श्रम बल यानी रोजगार में लगे और रोजगार के लिए प्रयासरत लोगों की कुल संख्या के आधार पर ही की जाती है। त्योहारी मौसम में खासतौर से दिवाली पर बाजार में मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, लेकिन अक्टूबर में लगभग 55 लाख लोग बेरोजगार हो गए। सितंबर में रोजगाररत लोगों की कुल संख्या लगभग 40 करोड़ 62 लाख थी, जो अक्टूबर में घटकर 40 करोड़ 7 लाख 77 हजार हो गई। यह अलग बात है कि शहरी क्षेत्र में 7 लाख से अधिक नए रोजगार तैयार हुए, लेकिन ग्रामीण इलाके में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में 60 लाख से अधिक बेरोजगार हो गए। अक्टूबर में ग्रामीण बेरोजगारी दर सितंबर के 6.06% से बढ़कर 7.91% हो गई, जबकि शहरी बेरोजगारी दर सितंबर की 8.62% से घटकर 7.38% पर आ गई। ग्रामीण इलाकों में अधिकतर रोजगार असंगठित क्षेत्र के हैं और असंगठित श्रमिकों का हिस्सा देश की कुल श्रम शक्ति के लगभग 92% है।
असंगठित श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा कृषि और मनरेगा से जुड़ा है, लेकिन अक्टूबर में कृषि क्षेत्र में 24 लाख श्रमिक बेरोजगार हो गए। रबी की बुआई का मौसम होने के बावजूद कृषि क्षेत्र में श्रमिकों का बेरोजगार होना महंगाई के दबाव का संकेत है। कमाई घटने और महंगाई बढ़ने के कारण खेती की लागत घटाना किसान की मजबूरी बन गई है। बेशक इसका असर उत्पादन पर होगा, लेकिन इसी महीने किसानों की संख्या 90 लाख बढ़ गई, यानी बाजार में रोजगार न मिलने के कारण खेती की तरफ लोगों का लौटना जारी है। इसका एक कारण किसानों के खातों में हर साल पहुंचने वाला 6,000 रुपया भी है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा माध्यम मनरेगा है, लेकिन मौजूदा वित्त वर्ष में इस योजना के नाम 73,000 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए। यह पैसा 6 महीने में ही खाली हो गया और मनरेगा श्रमिकों की दिवाली काली हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 29 अक्टूबर तक राज्य इस मद में कुल 79,810 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे। कुल 21 राज्यों में मनरेगा का पूरा बजट खत्म हो गया। कई राज्यों ने तो बजट से अधिक खर्च कर डाला। अब संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा के लिए अनुपूरक बजट आवंटित होगा। रोजगार तभी उपलब्ध हो पाएगा। मनरेगा अकुशल कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार की एकमात्र और सबसे बड़ी रोजगार योजना है, लेकिन मनरेगा मजदूरी बाजार के मुकाबले जैसे ही कम हुई, यह योजना चमक खोने लगी। अलग अलग राज्यों में मनरेगा की मजदूरी का अलग अलग हिसाब है और यह न्यूनतम 193 रुपये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लेकर अधिकतम 318 रुपये सिक्किम है। यानी एक मनरेगा मजदूर साल में अधिकतम 3180 रुपये ही कमा सकता है। इतने में कोई एक परिवार कैसे चलेगा, यह बड़ा सवाल है। पढ़े लिखे कुशल नौजवानों की बेरोजगारी की अलग कहानी है। श्रम शक्ति के इस हिस्से के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र साफ होने के कगार पर है और निजी क्षेत्र नई नौकरियां पैदा करने की परिस्थिति में नहीं है। IHS मार्केट इंडिया का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI लगातार ऊपर चढ़ रहा है। अक्टूबर में विनिर्माण PMI 55.9 पर पहुंच गया, जो सितंबर में 53.7 पर था। महामारी से ठीक पहले फरवरी 2020 में विनिर्माण PMI 54.5 पर था, यानी विनिर्माण क्षेत्र की आर्थिक सेहत महामारी के पूर्व के स्तर से आगे निकल चुकी है। लेकिन अस्थिर आर्थिक वातावरण नए निवेश के रास्ते में रोड़ा है। कंपनियां जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि यहाँ नई नौकरियां पैदा नहीं हो पा रही हैं। हाँ, सेवा क्षेत्र में दिवाली का माहौल जरूर है और इसी के बल अक्टूबर में शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी दर नीचे आई है। यह तय है कि आर्थिक वातावरण स्थिर होने तक निजी क्षेत्र नया निवेश नहीं करने वाला है। ऐसे में सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह स्थिर आर्थिक वातावरण बनाने के लिए विकास दर की कवायद छोड़ नौकरियों में निवेश करे। नई नौकरियां न भी पैदा करे तो कम से कम रिक्त पदों को ही भर दे। इससे बाजार में एक टिकाऊ मांग की स्थिति बनेगी। फिर निजी क्षेत्र में भी नई नौकरियां आएंगी। देश में 60 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं। अकेले केंद्र सरकार में 8.72 लाख से अधिक रिक्तियां हैं। इन्हें भरने से ही आर्थिक विकास की नई और ऊंची राह निकलेगी। हमें आर्थिक अस्थिरता को सामाजिक अस्थिरता में बदलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।